मीनाक्षी और ज्योत्सना, अभी मैं एक ना डेटा शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि देश में 26% लोग यानी हर 4 में से एक शख्स वॉशरूम जाने के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते हैं। और भारत में 60% फैमिली ऐसी है जो खाने से पहले सही से हाथ की सफाई नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं। इतना ही नहीं, हर 3 में एक व्यक्ति खांसने या फिर छींकने के बाद हैंड वॉश करना भी जरूरी नहीं समझता। अब समझिए जब हम हाथ मिलाते लोगों से। मैं ये सोच रही थी कि कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी झेलने के बाद अभी भी अगर ये डेटा है तो ये बड़ा अलार्मिंग है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 15,000 से ज्यादा बैक्टीरिया आपकी हथेली से चिपके रह सकते हैं, और अगर आपके साबुन से हाथ साफ नहीं किए गए हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 48 घंटे तक हाथों पर जिंदा रह सकते हैं। और यही वजह थी कि कोरोना के दौरान डॉक्टर्स ने थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ धोने की सलाह दी थी। लेकिन मीनाक्षी, डर खत्म होते ही कहानी एक बार फिर से पहली जैसी हो गई है, जिसका आप जिक्र भी कर रही थी। ज्यादातर लोग प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जिसका सीधा असर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। और फिर हेल्दी डाइट लेने के बाद भी शरीर को प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल पाते, जिससे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। अमित, बिल्कुल, और इसका असर ज्योत्सना बच्चों की ग्रोथ पर पड़ता है तो बड़े लोगों में बोन्स और जॉइंट्स की परेशानी शुरू हो जाती है, और फिर जोड़ों में अकड़न, सूजन और दर्द से हाल बेहाल हो जाता है। वैसे भी मॉनसून का महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान नमी की वजह से जोड़ों और हड्डियों का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही गठिया है, उन्हें अपने हाइजीन का ख्याल दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रखने की जरूरत है। और वैसे भी भारत में आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और ये बीमारी सिर्फ बड़ों को ही नहीं मीनाक्षी, बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है, इसलिए परेशानी ज्यादा गंभीर है। तो चलिए आज योग के जरिए हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। नमी वाले इस मौसम में भी आर्थराइटिस आपको ना सताए, इसके लिए अमेरिका की धरती से योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई। और आप जो बात डेटा बता रहे थे कि 25% लोग हाथ नहीं धोते खाने से पहले, हाइजीन तो प्रॉपर मेंटेन करना ही चाहिए। और जहाँ तक अर्थराइटिस की बात है तो अर्थराइटिस में तो एक एक अभ्यास को ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक ऐसे करना होता है। ऐसे ऐसे एक एक जॉइंट को ऐसे भस्त्रिका दोनों ही करते रहे, भस्त्रिका कपालभाति। तो किसी भी जॉइंट में किसी भी प्रकार के कोई दर्द का प्रश्न ही नहीं, इतना ज़बरदस्त अभ्यास है। एक एक जॉइंट को ऐसे 10-20 बार ऐसे हमने ठीक से हिला लिया तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है जॉइंट्स की तो फिर एक एक अभ्यास को हम 100 बार करवा देते। और जिनकी गठिया से गठड़ी सी बन जाती है, पूरा शरीर जाम हो जाता, उनको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई, हम पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। ये महिमा है योग की। स्वामी जी, आपने जिक्र किया था कि महिमा का, देखिए महिमा यहाँ पर तो ऐसी है कि योग और आयुर्वेद की कई लोगों, करोड़ों लोगों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख रही है। लेकिन देश में अगर बात की जाए तो 22 करोड़ लोग स्वामी जी ऐसे हैं जो जोड़ों में दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की है और उसमें भी महिलाएं सबसे आगे हैं। अब गर्मी और उमस में वैसे ही दर्द बढ़ने वाला है, तो योग के साथ साथ क्या करना है ये भी हमें समझा दीजिए। तो देखो, ये जो अभ्यास है ना, एक एक अभ्यास को 10-20 बार से लेके 50-100 बार तक हम करा देते हैं। और गठिया के कारण से जिनकी गठड़ी सी बन जाती वो भी ठीक हो जाते, भस्त्रिका भी पूरा, कपालभाति भी पूरा। और एक एक अभ्यास को हम तो अभी 10-10 बार कर रहे हैं, ऐसे 100 बार करें। और जो ऐसे करेंगे तो गठिया तो 100% अच्छा होगा ही होगा। इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जो प्रारंभिक योग के साधक हैं उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत ही अच्छे हैं जो अभी हम बता रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर हमारे भाई संजय डागी जी भी कर रहे हैं, और करोड़ों भाई बहन इंडिया टीवी पर जुड़ करके
टीवी के साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पर लोग योग न कर रहे हो। और यहाँ पर भी हम सेंट्रल पार्क के अलग अलग लोकेशन से आज कितनी सुंदर वाटर बॉडी के साथ हम, वैसे भी योग करने का विधान है कि आप पेड़ों वृक्षों के नीचे बैठ कर के, तालाब के किनारे या नदी के किनारे बैठ कर के योग करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पेड़ पौधे भी हैं, वनस्पतियाँ भी हैं और वाटर बॉडी भी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़बरदस्त है। ये तो पूरा का पूरा सूक्ष्म व्यायाम हम करवाएंगे और फिर जोड़ों से शुरू हो करके रीढ़ की हड्डी के 33 मणकों तक वात का असर आ जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर इसका नस नाड़ियों पर, नाड़ी तंत्र पर भी असर आ जाता है, नाड़ीगत वात के ऊपर भी बात करेंगे और बात करेंगे आहार की भी। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, बाय बादी की चीज़ें जैसे फूल गोभी है, जैसे बहुत ज़्यादा मटर का सेवन है, राजमा है जी, ये सब की सब चीज़ें वात को बढ़ाती हैं। और खीरा खाना, टमाटर खाना टोटल मना कर देते हैं। लौकी का जूस भी मना कर देते हैं, खाली लौकी का सूप पी सकते हैं, लौकी की सब्जी खा सकते हैं। अब स्वामी जी आहार विज्ञान के बारे में तो हम आपसे ठंडी समझेंगे ही, और खट्टी क्योंकि चीजें होते हैं। बहुत सारी बीमारियां तो केवल ये भी हम बात अपने फूड पैटर्न में चेंज करके हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। स्वामी जी आर्थराइटिस की लेकिन ठीक पहली बात। बात कर लेते हैं। आर्थराइटिस दो तरीके के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ये कार्टिलेज घिसने की वजह से हो जाते हैं, लेकिन कार्टिलेज को घिसने से बचाया जा सकता है, ये भी आप कई बार कहते हैं। तो पहले तो कार्टिलेज घिसने से कैसे बचाया जाए और अगर घिस गए हैं तो फिर क्या किया जाए? तो एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत हमने कर दी है और फिर इसमें ताड़ासन भी करें, इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और पूरा हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वह इससे एनर्जाइज हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन भी पूरा हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होने से भी बोन डेथक हो जाता है और अंदर से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो फिर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और हड्डियों के साथ हड्डियों के बीच में जो कुशन है वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर हड्डियां घिसने लगती हैं, वो बनते हैं प्रोटीन से। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम और साथ ही साथ ये हमारे कुशन ना घिसे, इसके लिए प्रोटीन का सेवन सही मात्रा में करना ज़रूरी है। हमारी हड्डियां बनती हैं कैल्शियम से, फास्फोरस से, और उसमें विटामिन डी, B12 की इनकी बड़ी महिमा है जो आपने बताया भी। तो सुबह धूप में बैठा करें, धूप में बैठा करें, और धूप में बैठने से विटामिन डी आपके शरीर को पूरा मिलेगा। और मिलेट्स खाने से कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और B12 की कमी नहीं होगी। जैसे मकई है, जवार है, बाजरा है, चौलाई है, और जितने भी अंकुरित आदि खाते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और यदि किसी को मिल जाए तो सहजना तो ज़बरदस्त है। विटामिन B12 से लेकर के पूरे B कॉम्प्लेक्स को हम नेचुरल रूप से प्राप्त कर लेते हैं सहजना से, सहज रूप में। तो सहजना, मोरिंगा, पारिजात, निर्गुंडी, एलोवेरा और गिलोय ये बेस्ट हैं सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द के लिए, वात रोगों के लिए, चाहे ऑस्टियोपेनिया हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो या आर्थराइटिस हो। अब रही बात अंदर का कुशन पूरा ना घिसे, इसके लिए सुबह खाली पेट या तो वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच ले लें या गाय का घी का सेवन कर लें, और सबसे अच्छा है उसमें स्पिरुलिना का प्रयोग कर लें। तो ये बातें छोटी छोटी है, स्पिरुलिना बहुत ज़बरदस्त है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गूगल जो खाएंगे उनके कार्टिलेज कभी नहीं घिसेंगे मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। अच्छा स्वामी और जी, ये सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें।
सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत तो आपने करा दी है, कौन कौन से आसन करने हैं वो आप बता ही रहे हैं, लेकिन अर्थराइटिस की बड़ी वजह, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से अर्थराइटिस होता है, उसे खराब लाइफस्टाइल भी माना गया है। लेकिन जीवन जीने के लिए घंटों कंप्यूटर पर तो बैठना है ही, जिनकी है ही डेस्क जॉब तो उनके पास ऑप्शंस भी कम है। ऐसे में वर्क स्टेशन पर बैठे बैठे लोग कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं ताकि हड्डियों और खासकर की जॉइंट्स में मूवमेंट रहे, मोबिलिटी और ये सारा मूवमेंट रहे तो दिक्कतें ना हो। तो जो मैं खड़े होकर के अभ्यास बता रहा था, तो देखो ये अभ्यास ऐसे, ये बैठ करके चेयर पर बैठ करके कर सकते हैं। तो ये तो वर्क स्टेशन पर भी कर सकते हैं, ये तो फ्लाइट में भी कर सकते हैं। मैंने तो इस बार फ्लाइट में ये सारे सूक्ष्म व्यायाम, मंडूकासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन और गोमुखासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये फ्लाइट में कर लिए थे, क्योंकि जो बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास होती है उसमें थोड़ी जगह भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये पूरा योग वहीं पर हो जाता है। तो डांगी जी आप भी जब भी तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया करते हो तो हजारों फीट ऊंचाई पर आपने योग किया, तो अपने आप एक रिकॉर्ड हो गया है। कमाल बात है दोनों। हाँ, और उसमें ये गोमुखासन बहुत आराम से हो जाता है। मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, करीब 1 घंटा मैंने पूरा योगाभ्यास किया, जिसमें ये गोमुखासन, सारे सूक्ष्म व्यायाम, मंडूकासन और योग मुद्रासन और सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये पूरे के पूरे अभ्यास जो है फ्लाइट के अंदर ही हो जाते हैं। और ये मैंने किए हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इतनी जगह उसके अंदर होती है ऐसे। ये तो खैर ये फ्लाइट में योग कैसे करना है वो भी बता दिया है। और वर्क स्टेशन पर भी थोड़ी सी जगह मिली जाती है, तो वहाँ पर भी ये उष्ट्रासन तक भी कर सकते हैं ऐसे। और जब इतना भी ना हो तो कम से कम जो है खड़े होकर के अर्ध चक्रासन, थोड़ा गर्दन दोनों हाथ पीछे पीठ के लगा दिए और थोड़ा पीछे झुक गए। तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ये अभ्यास तो कर ही सकते हैं जी। अच्छा स्वामी जी, आपने वर्क स्टेशन का जिक्र किया, तो लेकिन जो हमारे इसके लिए बहुत पहले जरूरी है। अमित वो तस्वीर तो देख लीजिए स्वामी वाह, जी पीछे। जो वाटर बॉडी की आप बात कर रहे थे, इतनी प्यारी डक्स जो हैं, बत्तखें तैरती हुई जा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत है। सुंदर दृश्य है। अच्छा मीनाक्षी, ओहो, क्योंकि अरे स्वामी जी आपके साथ योग करने आ गई हैं योग के फायदे सुन के। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि योग ग्राम है स्वामी जी। ये बहुत अच्छा। अगला विषय शामिल कर लें अमित। वापस योग ग्राम में पतंजलि योग पीठ में। अच्छा स्वामी जी, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है महिलाओं में कैल्शियम की जो डिकेइंग होती है, यानी कि धीरे धीरे कम होने लगती है। सबसे ज़्यादा वो महिलाओं में होता है और इसलिए भारत में आर्थराइटिस की जो शिकार है महिलाएं सबसे ज़्यादा संख्या में होती है। तो इनके लिए क्या खास एडवाइस है, चाहे वो खाने में हो या फिर योग के जरिए? तो देखो, कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा तो है दूध, दही, छाछ। और दूसरा इसका रिच सोर्स है कैल्शियम का चौलाई सिंघाड़ा। चौलाई सिंघाड़ा जो चना, जवार, बाजरा, मकई, कोदो, रागी, ये जो मोटे अनाज है, मिलेट्स। अब वापस मिलेट्स की ओर आना ही पड़ेगा। हमने इसलिए रागी से लेकर के 7 ग्रेन बिस्किट भी लॉन्च किया, वो खाली व्यापार के लिए नहीं, उपचार के लिए किया कि लोग जो है वापस अपनी मूल परंपराओं की ओर लौटें। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि सब अब गेहूं और चावल छोड़ करके, मैं बार बार कहता हूं, जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। अरे ये तो खतरे की इसलिए घंटी। हम जो है अब मिलेट्स को खाना शुरू कर दें। और इसका सबसे रिच सोर्स है फिर शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी।
वैसे तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ हमने दे रखा है, फिर लोग कहेंगे स्वामी जी न्यूट्रिला का प्रचार कर रहे हैं, दवाई का प्रचार कर रहे हैं। अरे हम प्रचार नहीं, हम तो उपचार कर रहे हैं और उपकार कर रहे हैं लोगों पर। सबसे अच्छा उसका नेचुरल रिसोर्स है मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, तो हमने न्यूट्रिला बोन हेल्थ में वो भी दे दिया। और इस कैल्शियम का वैसे तो जो चूना है ना वो भी अच्छा सोर्स है, लेकिन उसको खाने से ना डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और कैंसर भी हो सकता है ज़्यादा चूना खाने से, और दांत भी खराब हो जाते हैं लोगों के। तो कुछ लोग पहले जो चूना भिगो करके और थोड़ा पान में खाया करते थे, थोड़ा सा उसमें गुलकंद मिला करके, तो उतने तक तो ठीक था। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही खाना शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। खैर, तो दूध दही छाछ तो बढ़िया है, इसो है। बाकी जितना भी ये सिंथेटिक जो कैल्शियम खाते हैं वो अच्छा नहीं है, और खाने के बाद पच जाए इसके लिए रोज कम से कम हमारे साथ योगाभ्यास जरूर करें, नहीं तो फिर हड्डियों के साथ साथ पूरा मेरुदंड भी गड़बड़ हो जाता है। और मेरुदंड गड़बड़ ना हो इसके लिए फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन हम करवा ही रहे मेरी बहन। मेरुदंड की आपने बात की, और शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण हड्डी होती है जो पूरे शरीर का भार उठाती है और एक लिहाज से कमज़ोर हड्डी भी होती है, वो मेरुदंड ही यानी कि स्पाइन होती है। गर्दन से लेकर कमर तक तमाम तरह के दर्द से लोग परेशान रहते हैं। तो अब वो इतनी इम्पॉर्टेंट हड्डी को कैसे मजबूत बनाए, उनकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ है, वो मजबूत हो, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें? तो एक तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन बताया, अब मैं सीधे लेट करके बता रहा हूँ। बैठ करके तो उष्ट्रासन लोगों का बैलेंस बन नहीं पाता है, लेकिन दोनों घुटने पर जे पास में, एक तो ये अभ्यास है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे सहजता से ऐसे किया, ये और ये ऐसे ऐसे करना, ऐसे, और दूसरा ये ऐसे, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे और ऐसे ऐसे, ये दो अभ्यास तो इसके ऐसे भी। तीसरा अभ्यास इसका ऐसा है, पैर यूँ उठाया और अपोजिट साइड में, ज़्यादातर लोग तो इतना ही ला पाते हैं, धीरे धीरे ऐसे भी पैर आ जाएगा, और ये इससे पूरी रीढ़ की हड्डी का जबरदस्त संतुलन बनता है। तो ये मरकट आसन, और एक अभ्यास को ऐसे 10-20 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 1-2 मिनट तक कर लेते हैं, और फिर अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए पैरों को ऐसे करना, घुटनों को छाती से लगाना, पंजा नीचे दबा हुआ, एड़ी नितंब के पास ऐसे लगी हुई, ऐसे किया, और ऐसे ऐसे एक एक पैर को यूं उठाया। ये जबरदस्त है। ये एक पाद उत्तानासन, फिर ये सेतुबंधासन, बहुत ही जबरदस्त है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। और एक है फिर कटियुत्तानासन, सिर जमीन पर और नीचे कुल्ले तक रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ गई और फिर नीचे दबा दी, ऐसे, ये ऐसे, और फिर बैठ करके उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, और खड़े होकर के स्वामी जी, अर्धचक्रासन। सूरज की ये रोशनी, ये धूप, ये हड्डियों के लिए कितनी ज़रूरी है। बहुत से लोग इसलिए केवल ये धूप नहीं ले पाते क्योंकि उनका वर्क एटमॉस्फेयर धूप के बीच का है ही नहीं। मैक्सिमम टाइम इंडोर निकल जाता है, और आजकल तो छोटे बच्चे भी ज़्यादातर समय पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड एसी स्कूल में पढ़ते हैं, एसी बस में ट्रैवल करते हैं, तो उनका भी धूप में एक्सपोजर बहुत कम है। तो स्वामी जी, अब ये विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें, कैसे मेंटेन करें? लोगों को इसीलिए आज शहर में रहने वाले, और अब तो धीरे धीरे गांव की तरफ भी विटामिन डी, B12, कैल्शियम की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो गई है।
विटामिन डी भारत में 80% लोगों को, B12 करीब 50% लोगों को, और ऐसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी करीब जो है 50-60% लोगों को है। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स तो सूर्य है, और जो सूरज की धूप में जो नहीं बैठ पाते, अब उनका पूरा जीवन चक्र ही ऐसा हो गया है, तो फिर क्या करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो लाइकिन से बना हुआ न्यूट्रिला विटामिन D3 हमने तैयार किया, लाइकिन से। अब नहीं तो ये 99% जो बाज़ार में विटामिन डी मिल रहा है ये सिंथेटिक है, और सिंथेटिक चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें शरीर के अनुकूल नहीं होती, इसलिए न्यूट्रिला डी ले लें। और दूध दही का सेवन करें, दूध दही छाछ, इससे एक साथ विटामिन डी और कैल्शियम, आयरन और B12 आदि सारी चीज़ें मिल जाती है। तो शाकाहारियों के लिए सबसे अच्छा स्रोत है दूध दही छाछ। और साथ में मैंने कहा मिलेट्स का सेवन करें, उससे इन चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। अच्छा, लेकिन स्वामी जी एक छोटी सी बात इसमें और फ्लैक्सीड को बताइएगा। थोड़ा सेक करके दही या छाछ के साथ ले सकते हैं, अथवा ऐसे मुखवास की तरह खा सकते हैं, थोड़ा नमकीन करके। जी मेरी बहन। जैसे ये तो जो तरीका आपने बताया, अगर रोज हम अपने आहार में शामिल कर लेते हैं तो फिर विटामिन डी की कभी कमी होती नहीं है। लेकिन फर्ज करें अगर किसी ने बीते 2-3 महीने से ऐसे खाना या तो खाया ही ना हो या धूप की रोशनी में निकला ही ना हो, तो क्या ऐसा होता है कि जो हमने बीते 6-7 महीनों में मेहनत की है या जो विटामिन डी का इंटेक हमने लिया है वो हमें आगे के कुछ महीनों तक फायदा दे? क्या ये मतलब विटामिन restore डी कितना होता क्या है? ऊंट की तरह हम स्टोर कर सकते हैं? जैसे ऊंट पानी स्टोर कर लेते हैं। ये Capacity, ऐसा नहीं है। this. देखो, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि वीक में, जैसे यहाँ तो 5 डेज वीक होता है, तो सैटरडे संडे को 2 दिन मैं देख रहा था पूरे सेंट्रल पार्क में करीब 90% लोग जो है नंगे बदन चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, और धूप में बैठ कर के फिर वहाँ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जैसे उनको आता है, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो सबको आता नहीं, तो हम कम से कम ये 5-7 डेज का स्ट्रोक होता है, उससे ज़्यादा का स्ट्रोक नहीं होता है। तो इसलिए वीक में कम से कम 2 बार लेने से बात बन जाएगी। तो जो आप बता रहे थे बच्चों को स्कूल में बस में, एसी बस में जाते हैं, सेंट्रल एसी स्कूल में पढ़ते हैं, घरों में भी सेंट्रल एसी आजकल लोगों के लग गया है ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ों से बस इतना ही है कि सप्ताह में कम से कम सैटरडे संडे को तो अपने लिए वक्त निकालें। मैं तो कहता हूँ सैटरडे संडे को तो पूरा योगाभ्यास करें हमारे साथ, पंचकर्मा षटकर्मा करें, घर में रह के जननेति सूत्रनेति करें, जिनको संप्रक्षालन करना है संप्रक्षालन करें, नस्य करें, बस्ती करें, थोड़ा वाटर थेरापी, मड थेरापी के साथ साथ जितने भी हम चीज़ें बताते हैं, मसाज आदि भी कर लिया करें। और भजन कीर्तन से लेकर के पूजा पाठ से लेकर के सुंदरकांड का पाठ कर लिया, भगवद गीता का पाठ कर लिया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, ये जो पूजा पाठ जप तप ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बताई गई है ना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये सारी हमारे जो जीवन पद्धति के तत्व है, सनातन जीवन पद्धति के, ये हमें स्वस्थ भी रखते हैं और हमें जीवन में बहुत प्रकार के जो अनहोनी है उनसे भी बचा लेते हैं। हमारा अनिष्ट भी जीवन का दूर हो जाता है और इष्ट की प्रसन्नता भी हो जाती है और अभिष्ट मिल जाता है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, कई लोग कहते हैं कि जो हड्डी का दर्द होता है मतलब कि आपको गैस की परेशानी हो रही, गैस बनता जा रहा है, तो क्या गैस्ट्रिक और हड्डी के दर्द में कोई कोरिलेशन है? हाँ, हड्डी के दर्द में गैस में कोरिलेशन ये है कि वात बढ़ा। अब वात बढ़ता है तो एक तो ऊपर से खट्टी डकार आती है, एक नीचे से विंड्री निकलता है, एक ये वात पूरे नस नाड़ियों में आता है, नाड़ीगत वात हो जाता है, फिर ये जोड़ों में दर्द कर जाता है तो अस्थिगत वात हो जाता है। तो वात के रोग तो इतने हैं, जोड़ों में दर्द से लेकर के
SLMS ऑटोमेन डिजीज से लेकर के जितने भी ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, ये सब वात के कारण से होते हैं। और गैस ना बने इसके लिए खाली पेट अंकुरित मेथी 1 चम्मच खा लिया करें। इससे कभी डायबिटीज़ भी नहीं होगी लाइफ में, कभी वात रोग भी नहीं होंगे, कभी किसी भी प्रकार का पाचन तंत्र का रोग भी नहीं होगा। तो या तो अंकुरित मेथी खा लिया करें। हल्दी मेथी सूंठ का पाउडर तो हम बताते हैं, उसमें अश्वगंधा और मिला ले या वातारी चूर्ण ले ले तो वो भी इसके लिए ज़बरदस्त होता है। और किसी भी तरह से वात रोग ना हो तो जब सब्जी में, दाल में तड़का लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा लहसुन का भी प्रयोग कर लिया करें। अब जो लहसुन का प्रयोग नहीं करते उनके लिए हींग का प्रयोग पर्याप्त है। जी, अब स्वामी जी आपने तड़के की बात कही ना, तो मुझे अगला विषय ध्यान में आ गया। आजकल डॉक्टर्स ये कहते हैं कि तेल कम खाइए, घी मत खाइए, लेकिन जब बात घुटनों की आती है और घुटनों में से आवाज आने लगती है तो फिर बताया जाता है कि चिकनाई हो गई है। ये क्या मतलब है? खत्म हो गई है या घुटनों के बीच के जो ये चिकनाई है उसका फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है घुटनों के पुरानी बीच का, बात वो हो कम गई है कि घी तेल मत खाइए। अब तो कहते हैं कि नेचुरल फैट, नेचुरल ऑयल, जिसको वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं, वर्जिन सेसमे ऑयल है, वर्जिन मस्टर्ड ऑयल है, वर्जिन ये जो मूंगफली का तेल है, ये बहुत जरूर, ग्राउंडनट ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड तो देखो ऑयल, सेसमे का तेल, ये मैं खास बात बताना चाहता हूँ। हाँ, कोल्ड प्रेस ऑयल जिसको बोलते हैं, तो ये सेसमे का तेल ना, जिसको तिल का तेल हम बोलते हैं, तिल का तेल साउथ में पूजा पाठ में और उत्तर भारत में खाली मसाज में यूज करते थे ज़्यादातर लोग। मैंने अर्थराइटिस और डायबिटीज़ वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए उसका उपयोग किया। इससे बेस्ट कोई ऑयल ही नहीं हो सकता। अब लोग तेल में सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और फिर कई अलग अलग प्रकार के ब्लेंडेड ऑयल खाते हैं। ठीक है, वो जो खाना है खाएं। और राइस ब्रान ऑयल भी हार्ट के लिए अच्छा मानते हैं, हड्डियों के लिए अच्छा मानते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है तिल का तेल। तिल का तेल लगाएं, तिल का तेल ही खाएं। और तिल का तेल तो रोटी पर भी डाल के खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घी खा रहे हो। मैंने खुद खा करके देखा है, खिचड़ी में भी डाल करके खाते हैं। तो तिल का तेल बेस्ट होता है। तो 1 चम्मच तिल का तेल या 1 चम्मच गाय का घी, जो पतंजलि गाय का घी हो तो 100% शुद्ध आपको उपलब्ध कराते हैं। इससे जो है ना, और यह खाली पेट 1 चम्मच तिल का तेल ले लें या बटर खा लें, अथवा ये वर्जिन कोकोनट ऑयल हमने उपलब्ध कराया, वो 1 चम्मच सुबह सुबह खा लें तो ज़िंदगी में कभी भी हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज हैं वो घिसेंगे नहीं। और जो स्किन है ना, मैंने पहले भी कई बार एग्जाम्पल दिया है, हमने बचपन में देखा कि हमारे जो पिताश्री हैं वो बैलों को और ऊँट को तेल की नाल दिया करते थे और उससे बैल और ऊँट तगड़े भी हो जाया करते थे। 1-1, 2-2 एकड़ की जुताई कर दिया करते और कई क्विंटल भार जो है बैलगाड़ी में, ऊँट गाड़ी में लेकर के चला करते थे। और उनकी स्किन के ऊपर, उनके बालों में और उसके माथे पर ऐसी चमक आती थी, दूर से ही देखने में लगता था कि जो है ये खाते पीते बैल या ऊँट है। तो ये पुरानी जो चीज़ें थी जो भूल गए थे ना, वापस अमेरिका में 5,000 रुपए किलो वर्जिन कोकोनट ऑयल बिकता है। सुबह लोग उठ करके पीते हैं, उसको खाते हैं। तो ये चीज़ें जो भूल गए थे, अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ज़रूरी है। क्योंकि तेलों की बात हो रही है तो मैं अगला टॉपिक लेने से पहले ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि एप्रिकॉट ऑयल यानी कि खुमानी के तेल का भी बड़ा जिक्र किया जाता है, खासकर उन लोगों को के लिए जिनको हड्डियों की समस्या है। तो क्या ऐसे ही खा जाए, इतनी टेस्टी होती है। क्या खुमानी का तेल भी लगाया जा सकता है, उससे अर्थराइटिस की समस्या कम होगी? एप्रिकॉट ऑयल और दूसरा वॉलनट ऑयल, अखरोट का और खुमानी का, दोनों ही तेल लगाने के लिए भी और खाने के लिए। और मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, खुमानी और जो है अखरोट, ये वॉलनट, अखरोट, क्या अखरोट है, वॉलनट, दोनों ये बहुत ही अच्छे होते हैं जोड़ों के दर्द के लिए। जो कम से कम 2 पीस खुमाने के या 2 पीस अखरोट के रोज़ खाते रहेंगे, ज़िंदगी में कभी उनको हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी और ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। मस्तिष्क के लिए बेस्ट है अखरोट, बेस्ट है।
तो ये उसकी आकृति भी ऐसे ही बना रखी परमात्मा ने, जैसे कि वो कहीं जोड़ में जैसे कार्टिलेज होता है वैसी है, मस्तिष्क जैसी उसकी आकृति होती है अखरोट की एप्रिकॉट। स्वामी जी, अब देखिए खाना क्या है वो आपने बताया, क्या नहीं करना है वो भी आपने बताया, तमाम योगाभ्यास भी करा दिया, लेकिन हड्डियों के रोगों के लिए प्राणायाम कितना फायदेमंद साबित होता है। और आप जैसा कि हमेशा कहते हैं कि 99% बीमारियों का समाधान तो केवल प्राणायाम के जरिए ढूंढा जा सकता है। तो स्वामी जी, एक प्राणायाम का सेशन भी। प्राणायाम इसलिए जरूरी है, प्राण माने वात, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपाह त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ऐसे। प्राणायाम का तो सीधा असर हमारे वात रोगों पर पड़ता है, इसलिए जो प्राणायाम करता है उसको कभी वात रोग होते ही नहीं है। तो भस्त्रिका 5 मिनट, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका, कपालभाति। भस्त्रिका से प्राण और कपालभाति से अपान और समान और अनुलोम विलोम से व्यान प्राण, पूरे नसनाड़ियों में जो व्याप्त है। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, पांचों प्राण, और नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय उपप्राण। तो प्राणायाम से सारे वात रोग दूर होते हैं। मैं कपालभाति 1-1 घंटा और अनुलोम विलोम तो 2-2, 3-3 घंटा करा देता हूँ। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक अच्छे हो जाते हैं। वात रोगों के लिए सबसे अच्छा पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर, ये तो सब बताते ही हैं। लाक्षादि गुग्गुल, कैसुर गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल। इसके लिए एक खास बात और बताना चाहती हूँ, ये जो नाड़ियों में कंपन होता है ना, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इसके लिए न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खाली पेट, और इसमें ओमेगा भी अच्छा काम करता है। मैंने देखा पार्किंसन में ओमेगा या सिबकथोन, इसका भी सेवन साथ में कर लेते हैं तो पार्किंसन तक अच्छा हो जाता है मेरे भाई। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेधाउटी, मेमोरी, स्वामी जी पार्किंसन भी अच्छा होगा। ये भी वात रोगों में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो स्वामी जी, अब सवालों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। 9350593505 पर अपना सवाल भेज सकते हैं। 15 सेकंड का सवाल भेजिए, अपना नाम, जगह का नाम और अपना सवाल। गाजियाबाद से सुभाष का सवाल है, घुटनों में दर्द रहता है, क्या उपाय है, पूछ रहे हैं। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं सिंघी भी लगवा चुका हूँ और आपके द्वारा बताई गई 5 चीज़ों का जूस रेगुलर पी रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कोई आराम नहीं आया। कृपया इलाज बताएं। तो ये घुटनों के कार्टिलेज काफ़ी घिस गए होंगे, इसके लिए तो थोड़ा स्पिरुलिना लिया करें। थोड़े दिन लाक्षादि गुग्गल, ऑर्थोग्रिट या ऑर्थोकेयर, न्यूट्रेला ऑर्थोकेयर, 1-1 पाउडर थोड़ा और ले लें तो डैमेज कार्टिलेज वापस रिपेयर होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। पेडानिल गोल्ड भी खाली पेट ले लेंगे तो धीरे धीरे डैमेज रिपेयर हो जाएगा और अंदर से हड्डियाँ और जो कार्टिलेज हैं वो दोनों मजबूत हो जाएंगे। बस थोड़े दिन दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर से भी बचें, ये भी दर्द को पैदा करते हैं। और जिनको भी यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ, गोखरू का पानी भी पी लिया करें, गोखरू का पानी या गोधन अर्क। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल रविंद्र का है, मुजफ्फरनगर से। मैं बीपी की दवाई खाता हूँ रोज़ एक, मेरा बीपी 140/90 रहता है और मुझे थायराइड की भी थोड़ी दिक्कत है। कृपया, मैं थायराइड की टैबलेट खा रहा हूँ और उसका निवारण बताएं। तो थायराइड की दवाई भी आपकी बंद हो जाएंगी और बीपी की भी दवाई बंद हो जाएंगी। थायराइड के लिए तो कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन आदि जो भी कर पाए उतना कर ले। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन से थायराइड अच्छा हो जाता है। साथ में थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले ले, धनिया के पानी से बीपी भी नॉर्मल होगा। और लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी या बीपी ग्रिड 5-7 दिन ही खा लीजिए,
एलोपैथी की दवाई पहले ही दिन से लगभग बंद हो जाती है और 1-2 सप्ताह में तो पूरी तरह से बीपी नॉर्मल, और 1-2 माह में तो फिर मुक्तावटी और बीपी ग्रिड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बीपी क्योर हो जाता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये भ्रांति फैला गई थी कि बीपी क्योर नहीं होता, अस्थमा अर्थराइटिस क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होता। हमने डायबिटीज़ के पेशेंट को भी नॉन डायबिटिक कर दिया, उसको खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी मधु ग्रेड दे देता। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी चंडीगढ़ से विजय आर्य का है। मेरा ये स्वामी जी बायां हाथ सुन्न रहता है, मैं कई बार इसका इलाज करा चुका हूँ और आपके पतंजलि योग ग्राम में भी हर साल आता हूँ, निरामय में ही रहता हूँ जब भी आता हूँ। कृपया इसका कोई इलाज बताएं। जो शून्यता आती है मेरे भाई आर्य जी, इसका बिल्कुल अच्छा उपाय है, थोड़े दिन न्यूरोग्रिड ले लीजिए, 1-1 न्यूरोग्रिड और 2-2 इम्यूनोग्रिड, और थोड़े दिन सहजने का पानी पी लें, सहजना मोरिंगा, उससे ये शून्यता पूरी दूर हो जाती है। और किसी किसी को ये शून्यता ज़्यादा बढ़ जाती है तो थोड़े दिन हम विष तिंदुक वटी दे देते हैं, ये शून्यता को दूर करने के लिए, जिनके हाथ पैर सो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है उसके लिए, वात रोगों के लिए भी, और विष तिंदुक वटी जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी परम औषधि होती है। तो आपको भी पूरी शून्यता दूर होगी। साथ में ये अभ्यास ये और गोमुखासन भी और कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न और ले लीजिए। मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी, उसमें हल्दी एलोवेरा मिला करके लगाते हैं, उससे भी पूरा फायदा हो जाता है। अनुलोम विलोम जरूर करना। स्वामी जी अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। शमसुद्दीन का सवाल है। स्वामी जी दोनों आंखों में ग्लूकोमा के साथ साथ बाएं आंख में कैटरेक्ट भी हुआ है, डॉक्टर ने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने को कहा है, ऑपरेशन करे या योग से इलाज संभव है? शमसुद्दीन भाई, कैटरेक्ट अच्छा हो जाएगा। कैटरेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो दृष्टि आई ड्रॉप डालना और आई ग्रिड 2-2 खा लेना। आप अनुलोम विलोम तो करना ही करना, और त्रिफला से आईवास भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम और कपालभाति आप आधा घंटा कर लेना मेरे भाई शमसुद्दीन जी, पूरी तरह से कैटरेक्ट भी अच्छा होता है, ये मैंने देखा है। और ग्लूकोमा तो 100% अच्छा होता ही है, बस इसमें 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। तो थोड़ा सा समय लगे तो लगे, इसमें क्या है, क्योंकि ऑपरेशन कराने से तो अच्छा ही है। ऑपरेशन कराने के बाद तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आंखों में आते हैं, और वैसे भी आंखों का ऑपरेशन बड़ा नाजुक होता है और बहुतों को तो डर भी लगता है, और ये पॉइंट भी जरूर दबाना। जी स्वामी जी, वक्त का पता नहीं लगा। देखिए इतने सुंदर आप कहते हैं ना कि सेटअप में आप हैं, इतनी खूबसूरत जगह है, एक के बाद एक टॉपिक होते गए, सवाल भी हो गए। अब हम उस जगह पर पहुंच गए, हमें ये बताना है कि कल आप किन की परेशानियों को दूर करेंगे, किन टॉपिक पे आप बात करेंगे। तो बारिश के पानी से तमाम बीमारी बढ़ने लगी है, सांसों की परेशानी, मॉनसून में एलर्जी से कैसे बचें, इम्यूनिटी को मजबूत कैसे रखें, अमेरिका से योग गुरु बताएंगे रामबाण इलाज, एस्थमा, टॉन्सिल का समाधान। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा शो जरूर देखिए, और बारिश के मौसम में होने वाले सीजनल प्रॉब्लम के साथ एस्थमा की परेशानी को दूर कीजिए। बहुत बहुत प्रणाम। सबका अस्थमा भगाएंगे। लोग पहले कहते थे जब तक दम है तब तक दमा रहेगा, हम कहते थोड़ा सा दम लगा, दमा एकदम भगाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।